हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी में नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है? अपवाह तंत्र। दोस्तों, अपवाह तंत्र को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये अपवाह कहते किसे हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसा जल जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नदियों के रूप में, नालों के रूप में, सरिताओं के रूप में, नहरों के रूप में प्रवाहित होता है। बात समझ रहे हैं? ढाल के अनुरूप प्रवाहित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। बात समझ रहे हैं? सीधे सीधे हम कह सकते हैं अपवाह का मतलब है जल की निकासी मार्ग, या जल का जो निकासी मार्ग होता है उसे हम क्या कहेंगे? अपवाह। जब आपस में ये निकासी मार्ग मिल जाते हैं, मिलने के बाद एक तंत्र बन जाता है। तंत्र मीन्स क्या होता है? जाल। ठीक है, जल के निकासी मार्गों का जो जाल बिछ जाता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। क्लियर हो गया? देखो, ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं नदियों, सरिताओं, झीलों, नहरों के द्वारा, निश्चित वाहिकाओं के द्वारा जल जब प्रवाहित होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अपवाह कहेंगे। हम ये कह सकते हैं दोस्तों हम ये कह सकते हैं निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाहित होता है उसको कहते हैं अपवाह। जब ये निश्चित वाहिकाएं आपस में, बहुत सारी निश्चित वाहिकाएं मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद, इन वाहिकाओं के मिलने के बाद एक जाल जैसा बिछ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसी जाल को अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसमें एक नदी द्रोणी और एक जल संभर बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। नदी द्रोणी किसे कहते हैं? बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। बड़ी नदियां जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, और छोटी नदियों, झीलों, तालाबों के संग्रह क्षेत्र को जल संभर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जल संभर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र। तो भारतीय अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में भी कुछ नदियों के द्वारा अपना जल बे ऑफ बंगाल में विसर्जित किया जाता है, और कुछ नदियों के द्वारा अपना जल अरेबियन सी में विसर्जित किया जाता है। ऐसे ही प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, इन नदियों में से कुछ नदियों के द्वारा अपना जल बे ऑफ बंगाल में विसर्जित किया जाता है, और प्रायद्वीपीय नदियों के कुछ नदियों के द्वारा, प्रायद्वीपीय पठार के कुछ नदियों के द्वारा अपना जल अरेबियन सी में विसर्जित किया जाता है। हाँ, तो दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा? जो हिमालयी अपवाह तंत्र है और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, सबसे पहले तो हम हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है ये जानेंगे, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र ये जानेंगे, और दोनों अपवाह तंत्रों में क्या मुख्य अंतर है उसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की, बात समझ रहे हैं, तो हिमालयी अपवाह तंत्र में जो सबसे पहला है दोस्तों, यहाँ जो सबसे बड़ी नदियां जो हैं, जैसे सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां जिनका उद्गम जो है हिमालय है दोस्तों, वो क्या है? उन सब का जो उद्गम स्रोत है, बात समझ रहे हैं, वह हिमनद है। हिमनद मीन्स क्या होता है? ग्लेशियर। यहाँ की जो बड़ी नदियां निकलती हैं उत्तर भारत की, बात समझ रहे हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र की जो बड़ी नदियां हैं, उन सब का उद्गम क्या है दोस्तों? ग्लेशियर है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इन सब का जो उद्गम स्थल है, मैंने क्या कहा? पठारी क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं? उच्च भूमि है।
या अधिकतर नदियां कहां से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पहला अंतर तो ये है। दूसरा जो मुख्य डिफरेंस है दोस्तों, जो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां हैं वहां वर्ष भर जल रहता है। कैसे रहता है जल? देखो दोस्तों, यहां वर्षा ऋतु में तो मानसून के द्वारा वर्षा की प्राप्ति, मतलब जल की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ रहे हैं? और गर्मी के मौसम में जो ग्लेशियर होता है वह ग्लेशियर पिघलते हैं और नदियों में हमेशा पानी बना रहता है। इस कारण हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वह 12 मासी हैं। 12 मासी मीन्स सदा नीरा, हमेशा उसमें क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं दोस्तों, वो मौसम पर, विशेष मौसम पर आधारित है। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि एक विशेष मौसम में तो बहुत सारा पानी रहता है उसमें, और उसके बाद कुछ नदियां तो ऐसे हैं जो एक मौसम में जो है पूरी तरह से सूख भी जाती है। हालांकि कुछ नदियों में पानी रहता है लेकिन कम रहता है। बात समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वह मौसमी टाइप की हैं। बात समझ रहे हैं? हालांकि पानी तो रहता है, बात समझ रहे हैं, लेकिन कम रहता है। ऐसी जो है हिमालयी नदियां जो हैं वह 12 मासी हैं, उनमें हमेशा पानी बना रहता है। कैसे बना रहता है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो अंतर है दोस्तों, हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, बात समझ रहे हैं, जैसे सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं, गंगा नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, तो ये नदियां जो है दोस्तों, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बहती है। बात समझ रहे हैं? पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहती है, जिस कारण इन नदियों में जल की मात्रा तो ज्यादा होती है, साथ में जो है कटाव क्षमता भी ज्यादा होती है। बात समझ रहे हैं? नदियों के द्वारा बहुत कटाव किया जाता है, अपर्दन किया जाता है, मिट्टी को काटा जाता है, जिससे जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक भू आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा देखो, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे ऐसे बहती हैं दोस्तों, तो वहां क्या होता है, उनको तीव्र ढाल मिल जाता है, जिस कारण कहीं कहीं पर क्या होता है, जब वो पर्वतीय क्षेत्र से सीधे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो मियांडर आकृति बन जाती है। मियांडर का मतलब क्या होता है? नदी विसर्ग। बात समझ रहे? गोखो झील। और यही नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो वहां पर जो है समुद्र में मिलने से पहले ये अलग अलग जल धाराओं के रूप में बहने लगती हैं। उन जल धाराओं के बीच में जो है मिट्टी जो वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं, या अवसाद जो वो अपने साथ ले जाते हैं दोस्तों, वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं? और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, इनमें से कुछ नदियां तो डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियां जो है दोस्तों वह एस्चुरी का निर्माण भी करते हैं, जिसको हम ज्वारनदमुख कहते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, जो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं, दोनों नदी तंत्रों अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, कुछ नदियां तो वैसे कुछ नहीं, अधिकतर नदियां जो है दोस्तों वह पूरब की ओर बहती है। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों में, तो जो गंगा नदी है ये पूरब की ओर बहती है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है बंगाल की खाड़ी में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ये भी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बे ऑफ बंगाल में करती है। बात समझ रहे? गंगा नदी के जितनी भी सहायक नदियां हैं ये सब कहाँ जल विसर्जित करेंगे? बे ऑफ बंगाल में। ऐसी ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी खुद जो बड़ी नदी है, इस सब का जल कहाँ विसर्जित होता है? बे ऑफ बंगाल में। अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं दोस्तों, देखो यह नदी जो है, जैसे गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, लेकिन यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जिस कारण इसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, झेलम नदी, यह सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसके अलावा श्योक नदी है, जास्का नदी है, हुंजा है, नुब्रा है। बात समझ रहे हैं? जो ये नदियां हैं दोस्तों, जो इसकी सहायक नदियां हैं, ये अपने जल को कहाँ विसर्जित करेंगे? अरब सागर में विसर्जित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, जबकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो अपने जल को कहाँ विसर्जित कर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में।
अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं दोस्तों तो यहां भी वही है। अगर हम महानदी की बात करते हैं, देखो महानदी की बात करते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। अगर हम गोदावरी की बात करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जल विसर्जित करती है। अगर हम कृष्णा की बात करते हैं, कावेरी की बात करते हैं, ये तो बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। लेकिन कुछ नदियां यहाँ भी ऐसी हैं, जैसे ये नदी नर्मदा है दोस्तों, ये ताप्ती नदी है। इसके अलावा गोवा की मांडवी है, जुआरी है, बात समझ रहे, पेरियार है, भरतपुजा है। तो दोस्तों ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपने जल को अरब सागर में विसर्जित करती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बात समझ रहे हैं? तो अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। मैंने क्या कहा, हिमालय अपवाह तंत्र में भी कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपने जल को बे ऑफ बंगाल में विसर्जित करती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरेबियन सी में अपना जल विसर्जित करती हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में भी, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की कुछ नदियां ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल जो है अरब सागर में विसर्जित करती है। इतना क्लियर हो गया ना? मैं और एक चीज याद रखना दोस्तों, जो हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से बहती, मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करते हो, महाखड्डों का निर्माण कर... अगर हिमालय अपवाह तंत्र में हम मुख्य नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो 3 मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सी 3 मुख्य नदियां हैं दोस्तों? एक नदी है सिंधु, एक नदी कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र, एक आपका सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा जो है दोस्तों वह गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, और जो तीसरा है दोस्तों वह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। बात समझ रहे हो? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत इन 3 नदी तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे तथ्य मैंने इसमें डाले हैं दोस्तों। हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम 3 नदी तंत्रों को पढ़ते हैं। पहला है सिंधु नदी, सिंधु रिवर, दूसरा है गंगा नदी, गंगा रिवर, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर। बात समझ रहे? अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे दोस्तों सिंधु नदी के बारे में। बात समझ रहे हैं? किस नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में। देखो दोस्तों, अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी के समीप जो है एक बोखरचू है। बात समझ रहे? बोखरचू के समीप एक हिमनद सानोखंबा, बात समझ रहे, उस हिमनद से निकलती है कौन? सिंधु नदी। बात समझ रहे? तिब्बत में इसको सिंगी खंबान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सिंगी खंबान के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? शेरमुख। बात समझ रहे हो? इस सिंधु नदी के उद्गम स्थल से जब ये सिंधु नदी ऐसे बहती है दोस्तों, तो लद्दाख में जो है ये भारत में प्रवेश करती है। बात समझ रहे हैं? पहले तो ये कहाँ बहती है दोस्तों? तिब्बत। तिब्बत पर जो है किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है, ठीक है। तो पहले तो ये तिब्बत यानी चीन में बहती है, उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। भारत में प्रवेश करने के बाद ये जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती हुई दोस्तों यहां पर जो है एक चिल्लस स्थान है, यहां पर ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बात समझ रहे? और यहाँ ये सिंधु नदी में देखो, यहाँ से श्योक नदी बहती है, ये जास्कर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा हुंजा है, नुब्रा नदी है, ये गिलगित नदी है। बात समझ रहे? ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद यहाँ से यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद दोस्तों यह नदी जो है कराची के आसपास, कराची नहीं, कराची तो बहुत नीचे है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर जो है मिथान कोट है, मिथान कोट। मिथान कोट में दोस्तों यह पंजाब की पंच नदी का जल प्राप्त करता है। बात समझ रहे? पंच नद का जल प्राप्त करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। बात समझ रहे? उन पंच नदों में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद रखना, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो आपका झेलम है, दूसरे नंबर पे आपका चिनाब है, तीसरे नंबर पे आपका रावी है, चौथे नंबर पे आपका ब्यास है, और 5वें नंबर पे आपका सतलज है। बात समझ रहे?
मिठानकोट के आसपास जो है, मिठानकोट में जो है, इस सिंधु नदी में ये पांचों नदियों का जल मिल जाता है। पंचनद का जल प्राप्त करती है कौन? सिंधु नदी। ठीक है। उसके बाद कराची जो है दोस्तों, इसी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बात समझ रहे हैं, पाकिस्तान का महत्वपूर्ण शहर। उसके बाद ये जो है सिंधु नदी अपना जल विसर्जित कहाँ कर देती है दोस्तों? अरेबियन सी में, अरब सागर में ये अपना जल को विसर्जित कर देती है। बात समझ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, जैसे झेलम नदी है, तो झेलम नदी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है बेड़ीनाग झील के समीप से निकलती है। बात समझ रहे हैं। और यह झेलम नदी झंग के पास जो है दोस्तों, ये झंग जो है पाकिस्तान में है, चिनाब नदी इस झेलम नदी से मिलती है। बात समझ रहे हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में जो है, जो चिनाब नदी है दोस्तों, यह जो है बड़ा लाचला दर्रे के पास से चंद्र और भागा दो सरिताओं के रूप में निकलती है। बात समझ रहे हो। इन दोनों सरिताओं को चंद्र भागा भी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं। तो क्या यह चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ा लाचला दर्रे के समीप से निकलती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रावी। बात समझे। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिमी सिरे से निकलती है। बात समझ रहे हैं। और यह जो है फिर यहां पर जो है झेलम और चिनाब नदी का जल झंग में मिल जाता है, तो वहां फिर ये आगे बहती हुई फिर यहां इससे मिल जाती है कौन? रावी नदी। बात समझ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे के एक सिरे से यह भी निकलती है, ब्यास कुंड से। बात समझ रहे हैं। और ब्यास नदी जो है दोस्तों, जो ये सतलज नदी है, सतलज नदी देखो, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ये तिब्बती से ही निकलती है। ठीक है। तिब्बत से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती है पहले तो ये। बात समझ रहे हैं। और सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से होते हुए प्रवाहित होती है। आ रही बात समझ में। उसके बाद यह जो है यहाँ पंजाब में ब्यास नदी से मिल जाती है। ठीक है। और फिर जो है सतलज नदी यहां जो है प्रवाहित होती हुई मिठानकोट में जो है सिंधु नदी से मिल जाते हैं। यही पांचों नदियां कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर आपसे क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जाएगा तो सबसे पहले सतलज आएगा, उसके बाद ब्यास आएगा, फिर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इसी सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध बना है। कौन सा बांध बना है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध। इसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। अगली वीडियो क्या, जिस समय हम क्या कहते हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो उस समय जो है हम प्रत्येक परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो बहरहाल आप इतना याद जरूर रखना कि जो सतलज नदी है दोस्तों, यहाँ पर इस सतलज नदी पर ही जो है भाखड़ा नांगल बांध बना है। दोस्तों जो सतलज नदी है, मैंने क्या कहा, ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है। तिब्बत में भी मानसरोवर के समीप जो है एक राक्षस ताल है, राक्षस ताल। इसको यहाँ लोंगचेन खंबान के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहां से निकलती है ये सतलज नदी और यहाँ फिर सिपकिला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, फिर ये प्रवाहित होते हुए आगे निकल जाती है। बात समझ रहे हैं। तो देखो हमने सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या पढ़ा, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। प्रश्न आपका यह आ सकता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के समीप बोखरचू के निकट एक हिमनद है। कौन सा हिमनद है? सानोखंबाब। बात समझ रहे, वहां से निकलती है और इस नदी को वहां सिंगित खंबान कहा जाता है, शेरमुख। ठीक है। बात समझ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखो लद्दाख में ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश कहाँ करती है? लद्दाख में करती है। उसके बाद यहाँ देखो श्योक नदी इसमें मिलती है, जास्कर मिलती है, हुंजा मिलती है, नुब्रा मिलती है, गिलगित नदी मिलती है और चिल्लस के पास ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद देखो ये सिंधु नदी प्रवाहित हो जाती है पाकिस्तान में। यहाँ मिठानकोट में जो है इस सिंधु नदी पर पंजाब की पंचनद का जल मिल जाता है।
बात समझ रहे हैं। पंजाब की जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, ये नदियां कहां से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थल कहां है, मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। बात समझ रहे हैं। और दोस्तों इतना याद रखना, जो चिनाब नदी है दोस्तों, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्या कहा, जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट्स बना सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह टॉपिक आपका स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो है जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे वहां तो आपका ये अवश्य ही काम आएगा। तो आज हमने जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। केवल सिंधु नदी तंत्र के बारे में नहीं पढ़ा, हिमालय अपवाह तंत्र क्या है उसके बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है उसके बारे में पढ़ा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ड्रेनेज सिस्टम। बात समझ रहे हैं। इन दोनों अपवाह तंत्रों में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों के लिए मैं देखो दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आप लोग इनका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बात समझ रहे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब नहीं भी देते हैं तो आप इन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में खोजने की कोशिश करें। सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, जो हिमालयी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, हिमनद है, ये मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बता भी दिया। बात समझ रहे। उसके बाद सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये सिंधु नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है या कितने देशों में प्रवाहित होती है, सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, किन दो यानी पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर ये भारत में गुजरती है, प्रवाहित होती है, कहां ये जो है किस स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, किस स्थान पर इस सिंधु नदी में पंजाब की जो पंच नद हैं उनका जल प्राप्त होता है। ये 5 जो नदियां हैं इनका जल जो है किस स्थान पर सिंधु नदी से मिलता है। बात समझ रहे हैं। झंग पर कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है। इसके अतिरिक्त सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी का देखो मैंने आपको बताया भी होगा, यह सिंधु नदी 2880 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं। टोटल जो सिंधु नदी की लंबाई है दोस्तों वह है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में यह केवल कितना प्रवाहित होती है दोस्तों, केवल 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। भारत में केवल 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है, 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हालांकि पूरी प्रवाहित कितनी होती है, 2880 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद आ रहा है दोस्तों मुझे, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत जो सिंधु नदी है, जो झेलम है, जो चिनाब है, इन नदियों का 80% जल जो है पाकिस्तान उपयोग में लाएगा, उपयोग कर सकता है, और 20% जल को जो है भारत उपयोग कर सकता है। जो पहले के 3 नदियां हैं कौन कौन से, सिंधु, झेलम और चिनाब। और जो रावी, ब्यास और सतलज है यहां पर इसका उल्टा है, ठीक इसका उल्टा है। जैसे यहां पर अनुपात क्या है, 80:20 है ना, 80% जल पाकिस्तान और 20% जल भारत उपयोग करेगा। किस किस का, सिंधु, झेलम और चिनाब का। लेकिन रावी, ब्यास और सतलज में क्या है, 20% जल का उपयोग करेगा पाकिस्तान, 80% जल का उपयोग करेगा भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात समझ लो, इतिहास की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तथ्य भी मैंने आपको बता दिया। भारत में सिंधु नदी कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है ये मैंने आपको बता दिया। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये भी बता दिया। सतलज नदी पर कौन सा प्रमुख नदी घाटी परियोजना बनी है, बात समझ लो, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना बनी है वो मैंने आपको बता दिया। ब्यास नदी सतलज नदी से कहां मिलती है वो भी मैंने आपको बता रखा है। ब्यास नदी कहां से निकलती है, रावी नदी कहां से निकलती है, चिनाब कहां से निकलती है, झेलम कहां से निकलती है, और जो हिमालयी नदियां हैं दोस्तों वह कौन कौन सी भू आकृतियों का निर्माण करते हैं।
इन सब प्रश्नों का आंसर मैंने जो है इस पूरे वीडियो में बता रखा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर देने की कोशिश करें। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी आप इसके बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट्स, आप लोगों का एक एक लाइक्स, बात समझ रहे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं अगर आप लोगों को वीडियो सही ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों है आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, और जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, हमारे बागनाथ चैनल को, बात समझ रहे हैं, इस बागनाथ क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपने सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि मैं इतना जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। मैं देखो रात्रि में दिन भर स्कूल में काम करता हूं, उसके बाद घर आने के बाद देखो वीडियो बना रहा हूं, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कभी लाइट की समस्या आ जाती है, छोटा बच्चा है, कभी वो समस्या आ जाती है, बात समझ रहे हैं। फिर भी मैं देखो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय बागनाथ क्लासेस।